आज जिस केस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो घटा आइलैंड ऑफ जर्सी में। तो ये सारी ही घटना घटती है 1957 को, जब एक नर्स अपने हॉस्पिटल से छुट्टी करके वापस अपने घर पर जाने के लिए बस स्टैंड पर जाकर खड़ी हो चुकी थी। और इस टाइम रात का समय हो चुका था और उस बस स्टैंड पर इस नर्स के अलावा और कोई भी नहीं था। तो वो नर्स आराम से वहां पर बैठी रहती है, क्योंकि हर रोज का उसका यही काम हुआ करता था कि रात को लेट अपने घर पर जाना, यहाँ पर बस स्टैंड पर आकर बस की वेट करना, और जैसे ही बस आती वो उसमें बैठकर अपने घर पर चली जाया करती थी। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि बस आने से पहले वहां पर एक व्यक्ति आता है जो कि उस नर्स के गले में एक रस्सी डालता है और उसे घिसटाते हुए वहां पास के खेतों में लेकर जाता है। और वहां पर जाने के बाद उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो अगली काफी देर तक उसके साथ रेप करता है और उसके बाद उस महिला को डराते हुए ये बात कहता है कि तुम मेरे बारे में पुलिस वालों को बिल्कुल भी मत बताना। अगर तुम मेरे बारे में कुछ भी पुलिस वालों को बताती हो, ये बात बताती हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ किया है, तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। ये नर्स इस टाइम बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। इसका मेन कारण सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं था कि इस व्यक्ति ने नर्स को धमकी दी थी, जबकि इसके अलावा जब इस नर्स ने इसके फेस को देखा, वैसे तो अंधेरे में वो साफ साफ इसे नहीं देख पाई, लेकिन चांद की रोशनी में जितना जो कुछ भी उसे दिखाई दिया, या फिर आसपास में जितने भी ट्रैफिक वहां पर जा रहे थे, काफी दूर वहां से उनकी जो लाइट इस आदमी के चेहरे पर पड़ रही थी, काफी ज्यादा कम वो लाइट थी। तो उसने देखा कि इस आदमी का चेहरा मानो पूरे तरीके से पिघल चुका हो। इसके अंदर से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। जो इसने कपड़े डाल रखे हैं वो भी काफी ज्यादा अजीब हैं, और ऊपर से अगर देखा जाए तो ये उसे धमकी भी दे रहा था। तो इन सारी ही चीजों को सुन लेने के बाद और उसके चेहरे को देख लेने के बाद वो महिला कुछ भी नहीं बोलती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर बाद जब वो होश में आती है तो वो सड़क की तरफ जाती है और वहां पर जाकर जो कि सड़क पर रात के टाइम लोग गुजर रहे थे उनसे मदद मांगती है। वो लोग उसे हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं और उस महिला की कंप्लेंट पर पुलिस वाले वहां पर आ पहुंचते हैं। पुलिस वालों के आते ही उस महिला ने सारी की सारी बातें पुलिस वालों को बतानी शुरू की कि जनाब कुछ इस तरीके से मेरे ऊपर हमला हुआ था। एक व्यक्ति बड़े ही बुरे तरीके से मुझे खेतों में घसीट कर लेकर गया था और मेरे साथ आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ था। जिसके बाद पुलिस वालों ने अंदाजा लगाना शुरू किया कि ऐसा कौन कर सकता है और इस तरीके से पिघला हुआ फेस किस व्यक्ति का हो सकता है। उन्होंने पूरे ही शहर में इस बारे में सारी की सारी जानकारी निकालने की कोशिश की। और दूसरी तरफ जब पुलिस वाले उस क्राइम सीन पर पहुंचते हैं जहां पर कि इस व्यक्ति ने इन सारे ही कारनामों को अंजाम दिया था, तो वहां पर जाकर उन्होंने पाया कि यहाँ पर एक सिगरेट की डब्बी गिरी हुई है। तो ये सारी ही झटपटाहट जब यहाँ पर हो रही थी तो जरूर उस आदमी की ही गिरी होगी। और उस महिला ने तो साफ इनकार कर दिया कि जनाब मैं तो सिगरेट पीती ही नहीं। पुलिस वाले अगले काफी दिनों तक उस व्यक्ति के बारे में छानबीन करने लगते हैं और इसके साथ साथ उस महिला ने यह भी बताया था कि जनाब वो व्यक्ति अच्छे से तो आयरिश लैंग्वेज को नहीं बोल सकता था, लेकिन फिर भी वो टूटी फूटी बोलने की कोशिश कर रहा था। और इन्हीं सारी चीजों को अपने दिमाग में रखते हुए पुलिस वाले इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। लेकिन टाइम बीतता रहता है, लेकिन पुलिस वालों को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसका कि कुछ ऐसे हालात हो जो टूटी फूटी आयरिश बोलता हो और दूसरी तरफ उसके अगर फेस को देखा जाए तो वो पिघला हुआ हो। पुलिस वालों को इस केस पर काम करते हुए अभी कुछ एक दिन ही बीते थे कि उसके बाद टाइम आया मार्च 1958 का, जब बिल्कुल ऐसा ही एक और हादसा होता है। और वो महिला भी रात के टाइम एक बस स्टैंड पर खड़ी होकर अपनी बस का वेट कर रही थी और उसी टाइम एक व्यक्ति रस्सी लेकर वहां पर जा पहुंचता है। उसके बाद उस महिला के गले में वो रस्सी डालता है। उसके बाद पास का जो भी हित वहां पर मौजूद था वहां पर उसे घिसटाते हुए लेकर जाता है और वहां पर जाने के बाद अपने उन्हीं सारे के सारे कारनामों को वो दोबारा से अंजाम देने लगता है जो कि उसने पिछली वाली महिला के साथ किया था। और उसके बाद उस महिला को भी वो यूं ही धमकाता है कि तुम मेरी पहली विक्टिम नहीं हो, जबकि मैंने काफी सारी महिलाओं के साथ ऐसा पहले भी कर लिया है। और ध्यान से अगर मैं तुम्हें बात बता दूं तो मैंने पहले काफी सारी महिलाओं को मारा भी है। महिलाओं को मारने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है और अगर तुम अपना मुंह बंद नहीं रखोगी तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। यही सारी बातें बोलकर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। और इस टाइम वो महिला सिर्फ और सिर्फ इसके फेस को देख रही थी, क्योंकि इससे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसके चेहरे को क्या हुआ है। वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन
जा पहुंचती है और वहां पर जाकर सारी ही चीजें पुलिस वालों को डिटेल से बताने लगती है। पुलिस वालों ने उसकी पूरी ही बातों को सुना और उसके बाद उस पुराने केस को याद करके ये बात कही कि ये वही बंदा है। और उसके अलावा जो इस महिला ने बताया, उसने ये बताया था कि जनाब उसका चेहरा पिघला हुआ तो नहीं था। हाँ, जिस तरीके की आप बता रहे हैं कि वो आयरिश टूटी फूटी बोलने की कोशिश कर रहा था, उसके कोट पर काफी सारी कीलें वगैरह लगी हुई थी, उसके अंदर से गंदी बदबू आ रही थी। तो ये तो सारी की सारी चीजें बिल्कुल सेम हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर उसके फेस को देखा जाए तो उसका मुंह बिल्कुल ऐसा था कि मानो किसी ने उसके मुंह पर काफी सारे पंच मारे हों और उसके मुंह से मानो खून निकल रहा हो। मुझे नहीं लगता कि जिसने मेरे ऊपर हमला किया है उसका मुंह मोम की तरह पिघल रहा था। तो ये सारी ही चीजें पुलिस वाले डिटेल से लिख लेते हैं और ये भी लिखते हैं कि पहले वाली महिला ने ये बात कही थी, अब की बार वाली ये बात हमें बता रही है। तो यही सारी चीजें देखते हुए पुलिस वाले आगे इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, लेकिन अगले काफी दिनों तक इन्वेस्टिगेशन कर लेने के बाद भी पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन उस कातिल के हाथ, जो कि इन सारे ही कामों को अंजाम दे रहा था, उसके हाथ एक महिला जरूर लग जाती है। उस महिला को भी वो पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है और यही सारे कांड वो उसके साथ भी अंजाम देता है। और उसके बाद वो महिला भी पुलिस वालों के पास जा पहुंचती है और पुलिस वालों को सारी ही चीजें डिटेल से बताने लगती है कि हाँ जनाब, वैसा ही हाल मेरे साथ भी वहां पर हुआ था और वो आदमी जो है उसका चेहरा काफी ज्यादा टूटा फूटा है। तो अब लगातार विक्टिम तो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इन कामों को जो अंजाम दे रहा था उस व्यक्ति के बारे में अभी भी पुलिस वालों को कोई अंदाजा नहीं था। और उसके बाद जुलाई 1958 में भी दोबारा से एक ऐसी ही घटना घटती है। लगातार उसके विक्टिम बढ़ते जा रहे थे, तो पुलिस वालों ने आइलैंड ऑफ जर्सी पर रहने वाले सारे ही लोगों को ये बात कहनी शुरू कर दी कि वो लोग रात के टाइम घर से बाहर ना निकले। एक इस तरीके का दरिंदा इस टाइम हमारे आइलैंड पर घूम रहा है और वो बिल्कुल भी ये चीज नहीं देखता है कि कौन महिला है, कितनी उम्र उसकी हो चुकी है। वो उन्हें घिसटा कर अपने साथ खेतों में लेकर जाता है और उसके बाद जो कुछ होता है उसके बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। तो हम लोग जब तक उसे नहीं पकड़ लेते तो प्लीज आप लोग अपने घर से रात के समय बाहर मत निकलिएगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ये सारी ही बातें आइलैंड ऑफ जर्सी पर रहने वाले सारे ही लोग अच्छे से समझ चुके थे और वो लोग पुलिस वालों की मदद करने के लिए तैयार हो भी जाते हैं। उनमें से कोई भी व्यक्ति रात के टाइम इस टाइम बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन उसके बाद टाइम आया फरवरी 1960 का, जब एक लड़का रात के टाइम अपने घर पर बड़े ही आराम से सो रहा था कि उसी टाइम एक व्यक्ति उनके घर पर जा पहुंचता है और उसकी आंखों पर टॉर्च मारने लगता है। टॉर्च के कारण उस लड़के की नींद खुल जाती है। जैसे ही वो लड़का जागता है तो वो व्यक्ति जो कि इसकी आंखों पर रात के टाइम टॉर्च मार रहा था, वो अपनी जेब से एक रस्सी निकालता है और इस लड़के की गर्दन में डालकर इसे घिसटाते हुए यहाँ जो पास में ही खेत मौजूद थे वहां पर लेकर जाता है। और वहां पर जाने के बाद उसका हर रोज का अपना वही रूटीन, वो वहां पर उसके साथ दुष्कर्म करने लगता है। और अपने काम को अंजाम दे लेने के बाद वो उस लड़के को डराते हुए ये बात कहता है कि तुम्हें जाकर अपने घर पर कुछ भी नहीं बताना है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। मैंने इस तरीके से काफी सारी महिलाओं की आज तक जान ली है, अगर तुम कहो तो लड़कों की शुरुआत मैं तुमसे कर दूं। तो वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अभी सिर्फ और सिर्फ 14-15 साल का वो था, जिसके बाद वो व्यक्ति खुद ही उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है और वो बच्चा इस टाइम बहुत ज्यादा घबरा चुका था। अगली सुबह जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो उसके घर वालों ने उसे पहचानने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई कि आज इस बच्चे में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो लोग उसके पास आराम से बैठकर जब उसकी सारी ही बातों को सुनते हैं तो उस लड़के ने सारी ही चीजें डिटेल से बता दी और उसके बाद उसके घर वाले उसे पुलिस वालों के पास लेकर जाते हैं और पुलिस वालों ने अब जर्सी में रहने वाले सारे ही लोगों को आगाह कर दिया कि आप लोग अपने घर पर भी सुरक्षित नहीं हैं। तो रात के टाइम जब भी आप लोग सोएं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और हो सके तो 1-2 व्यक्ति घर पर जागता रहना चाहिए। इसी तरीके की बातें बोलकर पुलिस वाले दूसरी तरफ जो क्राइम सीन से सबूत मिल रहे थे उनकी मदद से उस हैवान को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस वालों के हाथ अभी ऐसी कोई भी चीज नहीं लगी थी जिससे कि वो लोग इस बात का अंदाजा लगा पाए कि इन सारे ही कांडों को अंजाम कौन दे रहा है। एक तरफ तो ये सारी ही घटना घट रही थी और दूसरी तरफ सितंबर 1960 में एक महिला ऐसी मौजूद थी जो कि अपने काम पर गई हुई थी और उसे वापस आने में थोड़ी देर हो जाती है। देर होने के बाद वो जैसे ही अपने बस स्टैंड पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जो बस यहाँ से गुजरती
कहती है वो जस्ट अभी अभी गुजरी है और अगली वाली बस करीबन 1 घंटा बाद आने वाली है। तो वो महिला इस टाइम बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी कि हो सकता है पूरे शहर में इतने सारे हमले लगातार होते जा रहे हैं, तो वो बंदा जो कि हमला कर रहा है वो मेरे पास ना आ जाए। इसी तरीके की वो काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रही थी और चिंता करते करते उसे एक गाड़ी दिखाई देती है, जिसके बाद उसकी सांस में सांस आती है कि चलो मैं आखिरकार यहाँ पर अकेली तो नहीं, कोई और भी यहाँ पर आ चुका है। और उसके बाद वो गाड़ी वाला व्यक्ति बस स्टैंड के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो एक डॉक्टर था, पूरी की पूरी ड्रेस वगैरह उसने पहन रखी थी, जिसके बाद उस महिला ने यही बात सोची कि जरूर ये अपनी छुट्टी वगैरह करके आया होगा। और उसके बाद उस डॉक्टर ने इस महिला से पूछना शुरू किया कि क्या वो उसे कहीं छोड़ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ के माहौल को देखा जाए तो उसके बारे में तो आप अच्छे से जानती हैं। जिसके बाद वो महिला बिल्कुल तैयार हो जाती है कि हाँ मैं इस तरफ जाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे छोड़ देंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उस तरफ तो नहीं जा रहा, लेकिन दूसरी तरफ जरूर जा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं बीच में ही रास्ते में आपको छोड़ सकता हूँ, या फिर आप कहें तो अब रात का टाइम हो चुका है, आपको अपने घर पर ही छोड़ दूंगा, आइए बैठ जाइए। यही सारी बातें बोलकर वो व्यक्ति उस महिला को बैठा लेता है और उस महिला के दिमाग में अब जाकर थोड़ा चैन आता है कि चलो यार कम से कम कोई ना कोई साधन मुझे मिल गया है जो कि अब मुझे अपने घर पर पहुंचा देगा। लेकिन जिस तरफ उस महिला का घर था वो गाड़ी वाला उस तरफ नहीं लेकर जाता है, जबकि उसे एक वीरान इलाके की तरफ मोड़ देता है। और उसके बाद उस महिला ने बताना शुरू किया कि सर आप मुझे गलत जगह पर लेकर जा रहे हैं, मेरा घर तो उस तरफ है। लेकिन वो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है और अब वो महिला थोड़ी घबराने लगी थी, जिसके बाद वो चिल्लाने लगती है और लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है। लेकिन पहले ही पुलिस वालों ने इस बात से आगाह शहर वालों को कर दिया था कि वो लोग अपने घर पर ही रहें, तो यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। और उसके बाद उस महिला को पता चलता है कि ये गाड़ी वाला बंदा कोई और नहीं जबकि वही दरिंदा है जो कि इन सारे कामों को अंजाम देता है। और अब तक पुलिस वालों ने इस हैवान का नाम बीस्ट ऑफ जर्सी रख दिया था और सारे ही लोग यही बात किया करते थे कि बीस्ट ऑफ जर्सी ने यहाँ पर हमला कर दिया, वहां पर हमला कर दिया, उनके घर में वो जा घुसा था और इतनी महिलाओं ने लगभग आज तक उसने अपना शिकार बनाया है। यही सारी बातें लोग आपस में कर रहे थे। लेकिन इस टाइम वो महिला इसकी गाड़ी में बैठी हुई थी, जिसके बाद वो महिला जब हद से ज्यादा चिल्ला रही थी तो वो अपनी गाड़ी रोकता है, गाड़ी से उतरकर दूसरी पैसेंजर सीट की तरफ जाता है और वहां पर जाने के बाद अपने जेब से एक रस्सी निकालता है और उसके बाद उस महिला के गले में डालकर वहां पास में ही जो खेत थे वहां पर ले जाकर उसका रेप वो करने लगता है। और यहाँ से जाने से पहले बीस्ट ऑफ जर्सी ने यही बात उस महिला को भी कही कि तुम्हें किसी को भी जाकर कुछ भी नहीं कहना है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को ही खत्म कर दूंगा। ये बात बोलकर वो वहां से चला जाता है और उसके बाद वो महिला वहां पास में जो पुलिस स्टेशन मौजूद था वहां पर जाती है। अब पुलिस वाले इन सारी ही घटनाओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि दूसरी तरफ जर्सी में जितने भी निवासी थे वो लगातार पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि आप जाकर उस दरिंदे को पकड़िए जो कि इस टाइम इतने घिनौने काम को अंजाम दे रहा है। तो पुलिस वालों ने एक डिटेक्टिव को हायर किया, उससे सारी की सारी बातें बताई कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है उस बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी हम लोग आपको बता सकते हैं वो बताने के लिए तैयार हैं। तो वो डिटेक्टिव पुलिस वालों के पास आराम से बैठ जाता है और उसके बाद उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करने लगता है कि आप लोगों को उस व्यक्ति के बारे में क्या क्या पता है। तो पुलिस वालों ने सारी ही चीजें डिटेल से बतानी शुरू की कि जनाब एक महिला हमें मिली थी जो सबसे पहली उनकी विक्टिम थी, उसका ये कहना था कि उसका जो चेहरा है वो पूरे तरीके से पिघला हुआ है, रात के टाइम वो हमला किया करता था तो किसी ने भी आज तक तो उसका चेहरा बिल्कुल साफ साफ तो नहीं देखा है। लेकिन दूसरी तरफ काफी सारी महिलाओं का ये भी कहना था कि उसका चेहरा थोड़ा टूटा फूटा है, बहुत सारी तो ऐसे भी बोल रही थी कि उसके चेहरे से लगातार खून टपकता रहता है। लेकिन जो सब में सेम मिला है वो ये था कि वो एक कोट पहनता है जिसके ऊपर की काफी सारी कीलें लगी हुई होती हैं और दूसरी तरफ उसके शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आती है। और इसके अलावा 4-5 हमें सिगरेट की डब्बियां भी मिली हैं। ये सारी डब्बियां हमें वहां पर मिली हैं जहां पर कि वो इस काम को अंजाम दिया करता था। और जिस टाइम वो डिटेक्टिव इस केस के बारे में पुलिस वालों से पूछ रहा था, दूसरी तरफ उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा था, तो बीस्ट ऑफ जर्सी इस टाइम भी अपने काम पर लगा हुआ था। और पुलिस वाले तो यही बात डिटेक्टिव को कहते हैं कि जनाब देख लीजिए अभी भी वो अपने कामों को अंजाम दे रहा है, तो इसके बारे
बारे में हम लोग क्या और सबूत जुटा सकते हैं, आप हमें बता दीजिए। तो उस डिटेक्टिव ने पुलिस वालों को बताना शुरू किया कि कोई भी कातिल हो, कोई भी इस तरीके का दरिंदा हो, वो पीछे कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। तो हम लोगों को यहाँ पर जर्सी में रहने वाले लोगों से मदद लेनी होगी और इनकी मदद से ही हम लोग उस दरिंदे को पकड़ पाएंगे। पुलिस वाले हर एक तरीके से उस डिटेक्टिव की मदद करने के लिए तैयार थे। उसे सिर्फ और सिर्फ एक यही बात चाहिए थी कि आप उस दरिंदे को पकड़वा दीजिए। जिसके बाद वो डिटेक्टिव ये बात कहता है कि यहाँ पर जर्सी आइलैंड पर जितने भी लोग रहते हैं जिनकी उम्र 20 से 50 साल की है, उन सभी का डाटा निकालो और इसके अलावा जितने भी लड़के हैं, जितने भी आदमी हैं, उन सभी का फिंगरप्रिंट इकट्ठा करो, क्योंकि हो सकता है कल को वो इन सारे ही कारनामों को जब अंजाम दे रहा होगा तो हमें उसका कहीं से फिंगरप्रिंट मिल जाए। और अगर हम लोगों के पास सारे ही लोगों के फिंगरप्रिंट पहले से ही मौजूद होंगे तो हम उसका उनके साथ मैच कर लेंगे। यही सारी बातें सोचकर पुलिस वाले बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कि आपका बिल्कुल सही आइडिया है और वो जाकर शहर में ऐलान कर देते हैं कि कुछ इस तरीके की जो हमारे शहर में घटना घट रही है, इसके बारे में आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं और हम लोग आप सभी लोगों के फिंगरप्रिंट चाहते हैं। लगभग सारे ही लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक दो लोग ऐसे भी मौजूद थे जिन्होंने कि मना कर दिया कि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। तो डिटेक्टिव ने कहा कि बिल्कुल भी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं है, अगर कोई देना चाहे तो भी ठीक है, अगर ना देना चाहे तो वो उसकी इच्छा है। और उस आइलैंड पर रहने वाले करीबन सभी लोगों ने अपने फिंगरप्रिंट दे दिए थे सिवाय 13 लोगों के। और अब जब पुलिस वाले डिटेक्टिव से पूछते हैं कि जनाब इन्होंने तो अपने फिंगरप्रिंट नहीं दिए हैं, तो डिटेक्टिव ने कहा कि इन्होंने अपने फिंगरप्रिंट इसलिए नहीं दिए हैं, या तो ये लोग वैसे ही घबरा रहे हैं या फिर हो ये भी सकता है कि इन्हीं में से कोई ना कोई वो दरिंदा हो। तो जो हमारा सस्पेक्ट है वो इन्हीं में से एक है। और पुलिस वाले उन 13 ही लोगों के ऊपर अब अपनी नजर बनाकर रखते हैं। और इनमें भी जो सबसे ज्यादा पुलिस वालों को शक हो रहा था वो था एक 48 साल के व्यक्ति अल्फोंस के ऊपर, क्योंकि इसके बारे में ये बात कही जाती थी कि ये रातों को अपने घर से बाहर निकल पड़ता है, यूं ही पूरी रात सड़कों पर घूमता रहता है, पूरा दिन ये सोता है और उसके बाद अगली रात दोबारा से ये निकल पड़ता है। तो जरूर इन सारे ही कामों के पीछे यही होगा। तो पुलिस वाले उसके घर पर जाकर तहकीकात करने लगते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक रेनकोट मिलता है। लेकिन पता नहीं उस टाइम पुलिस वालों ने क्या बात सोच रखी थी कि इस रेनकोट को देखकर ही उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और अगले काफी दिनों तक वो उनके साथ तहकीकात करते हैं। लेकिन जब पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता तो लगातार वो बीच बीच में उसके घर पर तहकीकात करने के लिए आते हैं। और तहकीकात पूरी हो जाने के बाद ये बात जब क्लियर हो चुकी थी कि इसने वो कत्ल नहीं किए हैं तो पुलिस वाले तो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो उसके पड़ोसी उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं और वो लोग उसे मार पीट कर वहां से भगा देते हैं कि जरूर तुम ही इसके पीछे हो, तुमने सारे ही सबूतों को जरूर मिटा दिया होगा और हम लोग तुम्हें अपने पड़ोस में बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। यही सारी बातें बोलकर वो लोग उसे वहां से भगा देते हैं। वो बेचारा उन लोगों के सामने लगातार हाथ जोड़ रहा था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो लोग उसे फिर भी उस आइलैंड से भगा देते हैं। वो जाकर किसी और जगह पर, दूसरी जगह पर जाकर रहने लगता है। और जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि इसके यहाँ से जाने के तुरंत बाद ये सारी ही घटनाएं बंद हो जाती हैं। और जर्सी में रहने वाले अब सारे ही लोगों को विश्वास हो चुका था कि जो ये सारे के सारे कांड हुए हैं इनके पीछे यही बंदा था। लेकिन ये सारा मामला सिर्फ और सिर्फ 2 सालों तक शांत रहता है, क्योंकि उसके बाद ये सारे काम दोबारा से शुरू हो जाते हैं। और इस टाइम अगर अल्फोंस को देखा जाए तो वो एक दूसरी जगह पर रहा करता था और वो इन लोगों से अब जवाब मांगने लगता है कि अब मैं तो यहाँ पर हूँ, तो अब मैं वहाँ पर ये सारे काम कैसे कर सकता हूँ, अब अपना दिमाग लगाओ और जो मेरा नाम वहाँ पर खराब कर रखा है कम से कम अब तो मेरे ऊपर विश्वास कर लो। लेकिन अगले काफी दिनों तक अभी भी ये केस यूं ही चलता रहता है। और ये सारा मामला जब 2 सालों तक शांत हो चुका था तो वो डिटेक्टिव भी यहाँ से जा चुका था, लेकिन अब ये दोबारा से कांड शुरू हो जाते हैं। और अब की बार पुलिस वालों के पास एक चिट्ठी भी आती है कि आप लोग अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लीजिए, क्योंकि मैं एक परफेक्ट पर्सन हूँ और जो मैं काम अंजाम देता हूँ उसे बिल्कुल परफेक्टली देता हूँ, आप लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। और अब तो बीस्ट ऑफ जर्सी के लगातार हमले बढ़ते ही जा रहे थे। अब तो वो हर महीने करीबन 2 से 3 लोगों को अपना शिकार बनाने लगा था और पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं आ रहा था। और उसके बाद टाइम आया 10 जुलाई 1971 का, जब पुलिस
पुलिस वालों की एक गाड़ी पेट्रोलिंग के लिए यूं ही गई हुई थी। वो लोग इस टाइम रेड लाइट पर खड़े हुए थे कि इस टाइम उन्होंने देखा कि यहाँ पास से एक गाड़ी भाग कर गई है और उसने सिग्नल वगैरह तोड़ दिए हैं। पता नहीं ऐसी क्या जल्दी उस व्यक्ति को रही होगी, जिसके चलते पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी उस व्यक्ति के पीछे लगा दी। वो व्यक्ति लगातार गाड़ी भगाता जा रहा था और जैसे ही उस व्यक्ति को पता चलता है गाड़ी चलाने वाले को कि उसके पीछे पुलिस वाले लग चुके हैं, तो वो उल्टी तरफ गाड़ी चलाने लगता है। यानी कि जिस तरफ से गाड़ियां आ रही थी वहां पर जाकर वो अपनी गाड़ी चलाने लगता है। और अब उसका बैलेंस तो बिगड़ना बिल्कुल नॉर्मल बात थी, उसका बैलेंस बिगड़ भी जाता है और उसकी गाड़ी वहीं पर क्रैश हो जाती है। लेकिन गाड़ी क्रैश हो जाने के बाद भी वो बंदा वहीं पर नहीं रुकता है, जबकि अपनी गाड़ी से निकलकर वो खेतों की तरफ भागने लगता है। और अभी भी पुलिस वाले काफी ज्यादा कंफ्यूजन में थे कि यार हो सकता है इसे कहीं जाने की जल्दी हो, लेकिन अब जब इसकी गाड़ी भी पलट चुकी है यहाँ पर, तो अब ये खेतों में पैदल पैदल कहाँ पर जा रहा है। तो अब पुलिस वालों को थोड़ा शक होने लगता है और वो लोग उसके पास जा पहुंचते हैं। रात का टाइम था, पुलिस वाले कुछ ही देर बाद उसे पकड़ भी लेते हैं। लेकिन जब उसे वो लोग पकड़ते हैं तो उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति के अंदर से काफी गंदी बदबू आ रही है। और दूसरी तरफ अगर इसके फेस को देखा जाए तो वो भी काफी ज्यादा अजीब है। तो वो लोग सबसे पहले उसे अपनी गाड़ी में डालते हैं, पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए उसे लेकर आते हैं। और यहाँ पर जैसे ही पुलिस स्टेशन में लाकर उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठाया जाता है तो पुलिस वालों ने देखा कि इसका तो चेहरा बिल्कुल ही बिगड़ चुका है। दूसरी तरफ अगर इसके कोट को देखा जाए तो इसके चारों ही तरफ काफी सारी कीलें लगी हुई हैं और इसके हाथों पर कीलें लगी हुई हैं। और शायद यही कारण था कि हम लोग इतनी आसानी से इसे पकड़ भी नहीं पाए, क्योंकि जब भी पुलिस वाले उसे पकड़ते थे उन्हें वो कीलें लग जाती थी। उसके बाद पुलिस वाले छोड़ देते, वो बंदा वहां से भागने लगता। लेकिन इस टाइम पुलिस वालों के पास काफी सारे हथियार थे जिनकी मदद से आखिरकार वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। और जिस तरीके से पुलिस वाले उसका चेहरा देख रहे थे, पुलिस वालों को पता चल चुका था कि इस तरीके का चेहरा पहले भी काफी सारे लोग हमें बता चुके हैं और हो ना हो ये बीस्ट ऑफ जर्सी हो सकता है। यही सारी बातें सोचकर पुलिस वाले उसका सबसे पहले तो चेहरे को चेक करने लगते हैं और उसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि ये इसका असली चेहरा नहीं है, जबकि चेहरे के ऊपर इसने एक और चेहरा पहन रखा था। ये बिल्कुल एक इंसानी चेहरे जैसा चेहरा था, यानी कि मानो किसी इंसान को मारकर उसके चेहरे को उतार लिया गया हो और उसके बालों समेत उसे उतार कर एक मुखौटे की तरह पहन लिया गया हो। और जब इस व्यक्ति की डिटेल निकाली जाती है तो पुलिस वालों को पता चलता है कि इसका नाम एडवर्ड पेनल है। वो लोग उसके घर पर भी जाते हैं, वहां पर छानबीन करने लगते हैं, क्योंकि ये बंदा इस टाइम मना कर रहा था कि आप लोग जो मुझे सोच रहे हैं मैं वो नहीं हूं, और अगर आप लोगों को लग रहा है तो जरा साबित कीजिए। यही सारी चीजें साबित करने के लिए वो लोग उसके घर का पता करके उसके घर पर जा पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस वाले वहां से वापस आने लगते हैं कि उसी टाइम उन्होंने देखा कि इसके घर के पीछे एक छोटा सा कमरा बनाया गया है। तो चलो जाने से पहले हम लोग इसे भी चेक कर लें। तो वो लोग उस कमरे के अंदर जाते हैं, लेकिन उस छोटे से कमरे को, जो कि बाहर से छोटा लग रहा था, वहां पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो एक तहखाना भी मौजूद है और वो तहखाना नीचे से काफी ज्यादा बड़ा है। पुलिस वाले जब वहां पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें वहां से काफी गंदी बदबू आने लगती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। इसके अलावा पुलिस वालों ने पाया कि यहाँ पर काले जादू की बहुत सारी किताबें मौजूद हैं। और जब पुलिस वाले इस केस के ऊपर यहाँ पर जो सामान मिला था इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि एडवर्ड ही बीस्ट ऑफ जर्सी है और ये यहाँ पर काफी सारे जानवरों की बलि देता है। दरअसल जब भी ये किसी मिशन पर जाता है, यानी कि रात को इस तरीके से किसी महिला को, किसी बच्चे को अपना शिकार बनाने के लिए, तो वहां पर जाने से पहले यहाँ पर एक जानवर की वो बलि देता है। ये अपने देवताओं को खुश करने के लिए, ताकि वो अपने काम पर जाने से पहले कहीं पर भी पकड़ा ना जाए। और ये सारी ही चीजें इकट्ठा करके पुलिस वाले अपने साथ ले आते हैं और लाकर एडवर्ड से पूछने लगते हैं। और उसके बाद एडवर्ड टूट जाता है और उसने सारी ही चीजें बतानी शुरू कर दी। उसने बताया कि जनाब मैं सिगरेट कभी भी नहीं पीता, मैं सिर्फ और सिर्फ क्राइम सीन पर ये सारी डब्बियां छोड़ आता हूं ताकि पुलिस वालों को ये बात लगे कि जो भी इन सारे ही कारनामों को अंजाम दे रहा है वो सिगरेट पीता होगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो एक टूटी फूटी भाषा को बोला करता था और इसका भी मेन कारण यही था कि पुलिस वाले उन लोगों के ऊपर शक करें जो कि इस लैंग्वेज का ज्यादातर यूज किया करते थे। और जब उसके इन सारे ही कारनामों को देखा जाता है, क्योंकि पुलिस वाले पिछले काफी सालों से उसका
वेट कर रहे थे तो उसे तुरंत कोर्ट में पहुंचाया जाता है और उसके इन सारे ही कारनामों को देखते हुए पता नहीं जज ने क्या बात सोची थी, सिर्फ और सिर्फ उसे 30 साल की सजा सुनाई जाती है। और उसमें भी जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि उसे 30 साल बाद ही जेल से रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि इसका जो बर्ताव है वो जेल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। और 1991-92 आते आते उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ वो बाहर आकर 2 साल तक ही जिंदा रह पाता है, क्योंकि 1994 में हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी ने जब वो जेल में गया हुआ था तो उसके पीछे से उसके ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था बीस्ट ऑफ जर्सी। अभी तक पुलिस वाले बीस्ट ऑफ जर्सी के बारे में सिर्फ इतना ही जानते थे, लेकिन जैसे ही इसकी मौत होती है, इसे इसके घर से जब निकाला जाता है तो वहां पर पुलिस वालों को काफी सारी और भी ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि पुलिस वाले उस टाइम नहीं देख पाए, जबकि पुलिस वाले इसे गिरफ्तार करके लेकर गए थे और इसके ऊपर केस चल रहा था। और इसकी मौत के बाद बहुत सारे लोग ऐसे सामने भी आए जिन्होंने कि आकर ये बात कही कि इसने उन्हें भी अपना शिकार बनाया था। वो लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए उस टाइम सामने नहीं आए क्योंकि ये उन्हें धमकियां दे रहा था। और यकीन मानिए जो बाद में आने वाले लोगों का सिलसिला था वो लगातार बढ़ता ही गया और बाद में पुलिस वालों को पता चला कि जितने लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे कंप्लेंट की है वो तो सिर्फ और सिर्फ उसका 5% थे, बाकी जो 95% थे उन्होंने तो आकर कभी कंप्लेंट की ही नहीं। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट तृप्ति को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।